हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल क्षार के विभिन्न प्रकार की थ्योरीज के बारे में हमने स्टडी किया। अरेनियस कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था और लेविस के कॉन्सेप्ट। उन तीनों के उदाहरण के बारे में देखा। उन तीनों के आधार पर किस किस तरीके से अम्ल और क्षार को और अन्य भागों में विभक्त किया जाता है, कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का थ्योरी आया, वो किसके आधार पर आया था। इसी प्रकार से कॉन्जुगेट एसिड बेस का थ्योरी वो किन के आधार पर आया था, इनके बारे में हमने स्टडी किया। अभी जो टॉपिक है हम लोगों का वो है जल का आयनन। इंग्लिश में हम ये कहें आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या एंड किसके बारे में हम बात करते हैं, पीएच वैल्यू के लिए। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को समझने के लिए क्या है, जैसे देखिए, चाहे आप किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करो, अरेनियस हो या ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो या लेविस हो, जब आप किसी एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो वाटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अर्थात जल में जब हम अम्ल को मिलाएंगे तो वह जल जो है अम्लीय विलयन की भांति कार्य करेगा, या वो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन के जैसे बिहेव कर रहा है। वेरी इजी, वेरी सिंपल सा पॉइंट था ये, कि जब ये वाटर है, वाटर के साथ जब हम क्या करेंगे, एसिड को मिलाएंगे, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोगों के पास में एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, अर्थात अम्लीय विलयन का रूप ले लेगा। मगर वह स्थिति क्या होगी जब वाटर में कोई भी चीज हमने नहीं मिलाया, पानी में कुछ भी चीज हम जब नहीं मिलाएंगे, उस स्थिति पर क्या होगा, तो पानी जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पानी के साथ ही अभिक्रिया करेगा, वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा। अर्थात वाटर जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ही, और ये रिएक्शन करके इस प्रकार का चीज ये निर्मित कर रहा है, इस प्रकार का चीज निर्माण किया कि इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन आयन, एक H+ आयन H2O को देकर ये क्या निर्माण कर लेता है, H3O+ बना लेता है, और इधर बना लिया इसने OH-। अर्थात जिसने हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन प्लस दिया, वो एसिड के जैसे काम किया, और जिसने लिया वो बेस के जैसे काम किया। क्योंकि हमने तो वाटर को एज ए एम्फोटेरिक मटेरियल या उभयधर्मी प्रकृति का पदार्थ है इसके रूप में पढ़ा था। चाहे आप किसी भी थ्योरी की बात करो, अरेनियस में जाओ या ब्रॉन्स्टेड लॉरी में जाओ, दोनों ही स्थिति में वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर ही है या उभयधर्मी प्रकृति का है। तो यहां भी क्या है, पानी में जब हमने कोई भी चीज नहीं मिलाया, ना एसिड मिलाया ना बेस मिलाया, दोनों आधार पर दोनों चीजों को जब हम नहीं मिलाएंगे, पानी जो है सिंपल पानी ही है, वाटर ही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जल का एक अणु अपने ही जल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, H3O+ आयन और OH- इस चीज का निर्माण करता है। अर्थात यह हुआ कि यहां एक एक पानी का जो अणु है वो अम्ल के जैसे काम किया, और एक जो अणु है वो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इसके लिए जब हम ये जो अभिक्रिया जो दिखाई दे रही है H2O+ H2O, इसे हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H2O और H2O को आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी नोट कर लो, ट्वाइस ऑफ H2O, ऐसे भी किया जा सकता है। 2H2O जो है वो H3O+ और OH- के रूप में होगा। जब इसके रूप में होगा तो साम्य, अब ये जब बदलाव होते रहेगा, एक समय ऐसे आएगा कि बदलाव होते होते जितने पानी के अणु हैं आपस में इन दोनों आयन का निर्माण करते हैं, H3O+ और OH- का, और ये दोनों आपस में जुड़ के फिर से वाटर बना लेते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। एक कंडीशन आएगा कि साम्यावस्था जब निर्मित हो गई तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा हम लोगों का, इसका वैल्यू होगा H3O+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई H2O का पावर हो जाएगा 2। इसके सामने में 2 है तो इसलिए यहां भी क्या हो गया, पावर 2 हो गया। ये जो नियम है लिखने का, ये कहां से आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन से, द्रव्य अनुपात का नियम जो हमने पढ़ा था वहां से हमने इसको इस प्रकार से नोट कर दिया। ये K क्या है, साम्य स्थिरांक है, तो साम्य स्थिरांक का मान किसके बराबर होता है, कि उत्पाद में मिले हुए सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारक के सांद्रता का गुणनफल। बहुत आसान सी चीज थी। इस H2O को जब हम यहां लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, K इंटू H2O का पावर 2 इज इक्वल टू H3O
प्लस और ये हो गया OH माइनस। इस तरीके से ये जो वैल्यू है साम्य स्थिरांक गुणा जल के सांद्रता का गुणनफल, तो ये दोनों मिलकर इन गुणनफल को हम किस नाम से जानते हैं? KW से जानते हैं, जिसे वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है या वाटर इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या वाटर इक्विवेलेंट बोला जाता है या जल स्थिरांक के नाम से जानते हैं KW। तो KW का मान कितने के बराबर हुआ हम लोगों के पास? H3O प्लस और OH माइनस, इसके रूप में हो गया। ये KW, दिस KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, ये जो है ये हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिल रहा है। क्या होता है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर KW का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14 ग्राम पर लीटर। ये जो वैल्यू है KW का, ये KW का वैल्यू रहता है 10 टू द पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। इस तरीके से उस वैल्यू को जब हम यहां रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। सामान्य अवस्था में न्यूट्रल कंडीशन पे, एट न्यूट्रल कंडीशन अर्थात उदासीन अवस्था में, जितना H3O आयन होगा उतना ही OH माइनस आयन भी होगा। जितना H3O आयन है उतना ही OH माइनस आयन है। तो ये दोनों आयन का मान जब बराबर होगा अर्थात H3O और OH ये दोनों इक्वल होगा, तो ये 10 टू द पावर माइनस 14 भी दो बराबर भागों में टूटेंगे। इस प्रकार से 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास में? H3O प्लस और यहाँ आ गया हमारे पास OH माइनस। बहुत ध्यान से देखेंगे कि H3O प्लस का सांद्रता कितना है? 10 टू द पावर माइनस 7 और OH माइनस की भी सांद्रता कितना है? 10 टू द पावर माइनस 7। तो हमें ये मिल गया H3O चाहे प्लस की बात करो या OH माइनस की बात करो, न्यूट्रल कंडीशन में कितने के बराबर होता है? 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये जो वैल्यू है ये हमने एक छोटा सा चीज क्या है फाइंड आउट किया। यहाँ 10 टू द पावर माइनस 7 किसको बता रहा है? सांद्रता को बता रहा है। H3O प्लस को ही हम किस नाम से जानते हैं? H प्लस के नाम से जानते हैं। अर्थात जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। किस स्थिति में माइनस 7 होती है? जब उदासीन अवस्था है। तो अब यही कंडीशन यदि ऐसा हुआ, ये इतना चीज हमने देखा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जब उस जल में हमने क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया या बेस मिलाया? एसिड मिलाएंगे तो उस स्थिति में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 न होकर बदल जाएगा, या हम बेस मिलाएंगे तो OH का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 न होकर क्या होगा? बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है, पानी में जब हम एसिड या बेस मिलाते हैं उसके आधार पर उसके मान में परिवर्तन होता है, और तब की स्थिति में उस विलयन में कितना हाइड्रोक्साइड आयन है और कितना हाइड्रोजन आयन है इसे हम प्राप्त करते हैं, और उसी नंबर को ही pH के नाम से जाना जाता है। तो pH का जो अर्थ है वो क्या है? pH का अर्थ ऐसा हो जाता है कि जैसे जल है, जल में आपने एसिड मिलाया तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जल में हमने क्या मिलाया? बेस मिलाया, तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों के पास में? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब एसिड सॉल्यूशन है या एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल टू तो नहीं होगा, या जब बेसिक सॉल्यूशन है तो उसी स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी जो है वो 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल नहीं होगा किसी भी स्थिति में। देखिए बात को ध्यान देते जाना है। एसिडिक सॉल्यूशन पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उदासीन अवस्था में 10 टू द पावर माइनस 7 है, मगर एसिडिक सॉल्यूशन में 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों?
10 टू द पावर -7 तो उस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो जल में पहले से मौजूद है। जब एसिड मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब बेस मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम इस आधार पर यदि बात करें कि जब किसी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बनाना है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 ना होकर कुछ बदल जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितना हो गया 10 टू द पावर -x। यहां हमने एक नंबर दे दिया, x को दे दिया। यही जो x है, ये x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो 10 के पावर के रूप में मौजूद है। तो इसीलिए इस x को क्या नाम दिया गया? pH नाम दिया गया। pH के बहुत सारे नेमिंग हो सकते हैं। pH का एक नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म है वो pH का। अर्थात हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब एसिड मिलाए तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया हम लोग का? 10 टू द पावर -x के बराबर हुआ। तो ये x जो है उदासीन अवस्था में था 7, मगर जब उसमें एसिड मिला दिए तो ये वैल्यू चेंज होकर कितना हो गया है? 1 हो गया, बदल गया। भाई एसिड का भी तो हाइड्रोजन उसमें घुल रहा है, पानी में पहले से 7 है, 10 टू द पावर -7। एसिड जब जाके मिला तो वो कुछ वैल्यू चेंज हुआ और वो वैल्यू चेंज होकर कितना हो गया? 10 टू द पावर -x के रूप में आ गया। तो H+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितने के इक्वल हो गया? 10 टू द पावर -x के इक्वल हुआ। तो ये जो x है, इस x को किस नाम से जाना जाता है? pH के नाम से जाना जाता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से हम क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं। तो ये pH का फुल फॉर्म था। अब जब pH अपने को निकालना है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या लिखा जा सकता है? -pH लिखा जा सकता है। अब क्या कर लो, pH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ हमने क्या लिया? लॉग ले लिया। लॉग H+ इज इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर -pH हो गया। लॉग क्या है? एक लॉगरिथमिक या मैथमेटिकल एक फंक्शन है जो कि पावर वाले वैल्यू का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो ये वैल्यू मिल गया अपने को -pH log 10 इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों के पास में? log H+। -pH log 10 का वैल्यू होता है हमारे पास 1। तो ये वैल्यू क्या मिल गया अपने को? pH इज इक्वल टू -log H+। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट होता है? इसका वेरी वेरी सिंपल सा फॉर्मूला है, pH वैल्यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या बोला जाता है? pH कहा जाता है। यह इसका फॉर्मूला है। कुछ पुस्तक में ऐसे भी लिखा है कि ये माइनस साइन जब इधर इसके ऊपर में चला जाएगा तो ये pH जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोगों का? log H+ के पावर में क्या हो जाएगा? -1। या इसको ऐसे लिखते हैं हम log 1/H+ लिखा जाता है। सो pH इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू लॉगरिथम 1/H+ या -log H+। तो H+ जो है वो किसको बताता है? किसी विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कंसंट्रेशन कितना है वो डिपेंड करता है कि जल में कितना एसिड की मात्रा को क्या किया गया है? मिलाया गया है। तो जैसे कि उदासीन अवस्था में 10 टू द पावर -7 होता है, मगर एसिडिक कंडीशन में वो 10 टू द पावर 7 नहीं होता। वो एसिडिक कंडीशन पे ये वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर -x की इक्वल होता है। इसी प्रकार बेस की हम बात करते हैं, जब बेसिक सॉल्यूशन है, क्षारीय विलयन की बात कर रहे हैं हम, तो उदासीन अवस्था में ये 10 टू द पावर -7 होगा, मगर जब वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो उस स्थिति में इसका भी वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर -x के इक्वल होगा। यहां x जो है हाइड्रोजन आयन को बता रहे हैं, यहां x जो है हाइड्रोक्साइड आयन को बता रहे हैं, और दोनों अलग अलग हैं यहां पर। तो उस स्थिति में जैसे हाइड्रोजन आयन के लिए हम उसके कंसंट्रेशन को निकाले, अर्थात पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकाल के pH का मान दिया हमने, इसी प्रकार जब हाइड्रोक्साइड को निकालते हैं तो उसके लिए होता है POH,
पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी बिल्कुल वही होगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरीके से यहां OH माइनस जो है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर माइनस को बता रहा है, और ये माइनस जो है मैथमेटिकल माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों बात को हमें ध्यान रखना है। तो क्या होता है, POH भी होता है, जिस प्रकार PH होता है इसी प्रकार से POH भी होता है। उसका रीजन सिंपल सा है ना, कि कोई भी विलयन है तो उस विलयन पे, कोई भी जो विलयन है तो उस विलयन में दोनों चीजें होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा। ठीक है, एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन कंप्लीट है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रहेगा। मगर हो सकता है ऐसा एसिडिक है कि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन है और कम हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए पीएच का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को प्राप्त करने के लिए पीओएच की हम बात करते हैं। और इन दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है PKW के बराबर होता है, वाटर इक्विवेलेंट जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था। तो PKW किसके इक्विवेलेंट होता है, पीएच प्लस पीओएच के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला हुआ, एक छोटा सा ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पीएच वैल्यू क्या होता है उसको देखा, और जल के आयनन के ऊपर हमने बात किया। जल के आयनन में सिंपल सी बात थी, जल जब उदासीन अवस्था में है तो जल का एक अणु दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करके खुद से ही एसिड और बेस के रूप में अभिक्रिया करके वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन निकालता है। तो उस स्थिति में दोनों आयन के कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 और 10⁻7 के रूप में होता है। मगर जब उसी जल पे आपने एसिड मिला दिया तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अब 10⁻7 ना होकर कुछ बदल जाएगा, और बेस जो है वो 10⁻7 ना होकर ये भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो जब बदलाव आ चुका है तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को निकालते हैं तो किस रूप में निकाला जाता है, पीएच के रूप में निकाला जाता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। और जब बेस के लिए निकाला जाता है तो उसे पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में निकाला जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास एक छोटा सा यहां कंटेंट दिया गया है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल क्या होता है, और पीएच स्केल से हम किसी एसिड और बेस के बारे में कैसे बात करेंगे, कैसे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पीएच जो है वो किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास में, या स्टार्टिंग से यदि मैं ऐसे बात करूं कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्विवेलेंट था, 10⁻7 था उदासीन अवस्था में। उदासीन अवस्था में ये 10⁻7 है, अर्थात जब अम्लीय अवस्था होगी, अम्लीय अवस्था, तो अम्लीय के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किससे, 10⁻7 से। H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻7। आप दोनों तरफ लॉग ले लो तो log H प्लस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, log 10⁻7 हो गया। इस तरीके से ये देखते जाइए कि पीएच में, पीएच पेपर में अम्ल का जो मान है वो कहां से कहां तक होता है और क्षार का जो मान है वो कहां से कहां तक होता है, उस चीज को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या लिया, उदासीन अवस्था पर, उदासीन अवस्था में H प्लस या हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻7 होता है। मगर जैसे ही उसमें हमने कोई एसिड मिलाया तो वो अम्लीय हो गया, तो अम्लीय की स्थिति में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पहले जितना था उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर कितना हो गया, 10⁻7 से ज्यादा हो गया। दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया, लॉग लगाया तो क्या मिला, log H प्लस ग्रेटर देन, ये -7 सामने आ जाएगा लॉग में, तो -7 log 10 हो गया। अब ये log 10 जो है, log 10 का वैल्यू कितना होता है, इस log 10 का वैल्यू होता है 1, तो log H प्लस ग्रेटर देन कितना हो गया, -7 हो गया। log 10 का वैल्यू 1 है तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7। अब इस निगेटिव चीज को देखो, ये निगेटिव जो है
इस निगेटिव को आप इस तरफ जब चेंज करेंगे, हम इस निगेटिव साइन को जब इधर आप लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस, और निगेटिव साइन को जब साइड चेंज करेंगे, आरएचएस से एलएचएस की तरफ लेकर आए या एलएचएस से आरएचएस की तरफ लेकर जाएं, ये जो बीच का चिन्ह है ये बदल जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन था, अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो गया 7 के रूप में। तो माइनस लॉग एच प्लस का वैल्यू लेस देन कितना हो गया 7। ये ग्रेटर देन जो है स्मॉलर में कैसे परिवर्तित हुआ, क्योंकि निगेटिव साइन जो है वो राइट साइड से कहां गया, लेफ्ट साइड में। मैथमेटिक्स में ये एक रूल है कि जब हम साइन को चेंज करते हैं तो इक्विवेलेंट जो रहता है, इनइक्वलिटी का जो साइन होता है, इनइक्वलिटी का साइन भी क्या होता है, बदल जाता है। ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगा और लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो माइनस लॉग एच प्लस लेस देन कितना हो गया 7, यही इसे ही क्या कहा जाता है, तो पीएच। तो पीएच का वैल्यू लेस देन कितना होगा 7 का होगा। तो एसिड के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना है हमें, एसिडिक के लिए पीएच का वैल्यू हमेशा 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो 7 से कम होकर कहां तक जाएगा भाई, 0 तक जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस की स्थिति में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की हम बात करते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके लिए जब हम बात करेंगे तो जैसे हाइड्रोजन की अपन बात कर, पहले हाइड्रोजन, यदि जैसे बेस की हम बात करते हैं तो बेस में तो हमने हाइड्रोक्साइड आयन के लिया, मगर जब उसको H प्लस से रिप्रेजेंट करना होगा, हमें पीएच से ही यदि रिप्रेजेंट करना है, वो तो POH की बात हो गई ना, मगर इसको जब पीएच से ही रिप्रेजेंट करना है तो जैसे एसिड के लिए पीएच का वैल्यू लेस देन 7 है, इसी प्रकार बेस के लिए पीएच का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। और ये ग्रेटर देन 7 कहां से होगा, हमारे पास में कहां तक जाएगा, वो टोटल जो वैल्यू होता है एसिड और बेस दोनों का हिस्सा कितना रहता है, उदासीन अवस्था में 7 और 7 होते हैं, तो 7 और 7 कितने हो गए 14। अर्थात कि कोई भी एक पीएच इस प्रकार से स्केल है तो इस स्केल में ये 7 को हमने एक पॉइंट ले लिया। 7 से लोअर जो वैल्यू है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एसिड को, और 7 से ग्रेटर जो वैल्यू है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, बेस को। और ये जो वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये 7 से कम होते होते आएगा 0 तक, और ये 7 से बढ़ते बढ़ते तक जाएगा कहां तक, 14 तक। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 14 होते हैं। याद करो, H प्लस कंसंट्रेशन प्लस OH कंसंट्रेशन जो रहता है वो 10⁻⁴ होता है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 10⁻⁷, हाइड्रोक्साइड के लिए भी उदासीन में क्या होता है 10⁻⁷। तो ये 7 हिस्सा इधर के लिए हो गया, ये 7 हिस्सा बेस तरफ के लिए हो गया। तो इस प्रकार से पीएच का एक स्केल तैयार किया गया, जो स्केल इस बात को बताता है कि किसी भी लिक्विड पर, किसी भी विलयन पर पीएच का वैल्यू जो आएगा उसके आधार पर बताया जा सकता है कि एसिड और ये कि वो विलयन एसिडिक है या वो विलयन बेसिक है, इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, अब पीएच स्केल को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि पीएच स्केल पर कैसे अब हम कैलकुलेट करेंगे। पीएच का फॉर्मूला तो हमने देख लिया कि पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। अब पीएच का वैल्यू पता कर लेंगे तो पीओएच भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस स्केल को हम थोड़ा अच्छे से डिजाइन करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। जो पीएच स्केल होता है, ये पीएच स्केल कुछ इस तरीके से मैं वर्टिकल डिजाइन कर रहा हूं। इस डिजाइन पर ये एग्जैक्ट 7 है मिड पॉइंट, ये जो वैल्यू है 0 और ये बिल्कुल टॉप मोस्ट वैल्यू कितना है 14। 0 to 7 तक का वैल्यू जो होता है वो है एसिड, और 7 to 14 तक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बेस। 7 जो रहता है वो कौन सी स्थिति है हम लोगों की, न्यूट्रल, अर्थात उदासीन अवस्था। अब देखिए, उदासीन से शून्य की ओर आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अर्थात अम्लीयता बढ़ती है। तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ेगा। कब, जब आप नीचे की तरफ आओगे। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कब, जब आप 7 से कहां तक जाओगे, 14 तक। 7 से 14 तक जाओगे तो बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसी प्रकार जब आप 7 से शून्य की ओर आओगे तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा।
तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि जितना कम पीएच वैल्यू होगा एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये 0 इनके ठीक पॉइंट पर क्या रहेगा 3.5 है, 7 इसके एग्जैक्ट मिडिल में क्या रहेगा हमारे पास 10.5 है। तो यहां हमारे लिए 4 प्रकार के जोन बन जाते हैं। 0 से 3.5 तक का जोन एक है, 3.5 से 7 तक का एक रेंज है, 7 से लेकर 10.5 तक एक रेंज है और 10.5 से लेकर 14 तक का एक रेंज है हमारे पास। तो इसको देखिए, ये जो रेंज है ये क्या कहलाता है हमारे पास में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो रेंज है ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस रेंज की हम बात करते हैं 7 to 10.5, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड, फिर है वीक बेस एंड देन है स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरीके से। तो ये इस टेबल का एक खास बात है। 0 से लेकर 3.5 तक के जो पीएच वैल्यू होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 3.5 से लेकर 7 तक के जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, फिर 7 से 10.5 तक का वैल्यू वीक बेस है, 10.5 से लेकर 14 तक के जो वैल्यू होते हैं वो क्या है हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक साधारण चीज पर देखने में तो हमें सिर्फ यही लग रहा है कि पीएच का वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकता और पीएच का वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि पीएच का वैल्यू 0 है मतलब एसिडिक है, वो विलयन अम्लीय है। पीएच का वैल्यू यदि 11, 12, 13, 14 है अर्थात वो क्षारीय विलयन है या बेसिक है, हम ऐसी बात कह सकते हैं। मगर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि पीएच का वैल्यू क्या निगेटिव हो सकता है। भाई देखिए, पीएच का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, -log H+ को रिप्रेजेंट करता है। और ये पीएच का वैल्यू जो रहता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 14 तक। 0 जो रहता है वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और 14 जो रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है। मगर हमें इस बात को ध्यान देना है कि क्या एसिड और बेस इन दोनों स्थिति पर क्या पीएच का वैल्यू 0 से कम अर्थात ऋणात्मक हो सकता है, या क्या पीएच का वैल्यू 14 से ज्यादा अर्थात 15, 16, 17 ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, अर्थात पीएच का वैल्यू <0 हो सकता है और पीएच का वैल्यू <14 ये भी हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन ये है, प्रैक्टिकल कंडीशन ये प्रैक्टिकल कंडीशन है, ये होता ही है 0 से 14 तक। मगर <0 अर्थात ये किसको बताता है, हम लोग के निगेटिव वैल्यू को बताता है। निगेटिव वैल्यू हो सकता है, पीएच का वैल्यू <14, ये पॉजिटिव वैल्यू तो पहले से था लेकिन 14 से ज्यादा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए पीएच की हम बात करते हैं तो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए 1 मोलर HCl का जो पीएच होता है वो होता है 0। मगर जब हम 2 मोलर HCl की बात करते हैं तो इसका जो pH होता है वो होता है -1। ये देखिए, जब 2 मोलर या 3 मोलर की आप बात करो, इस प्रकार के 1 मोलर HCl सांद्रता जब बिल्कुल है 1 मोलर HCl का, तो उस स्थिति में pH की वैल्यू 0 अर्थात वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या इस स्ट्रॉन्गनेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है? हो सकता है। जितना उसका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाते जाओगे pH की वैल्यू 0 से भी और घट के कहां चला जाएगा, -1, -1.5, -1.7, इस तरीके से ये चेंज होते जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्या pH का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है। मैक्सिमम टाइम आप यदि पढ़े होंगे तो आपको सिर्फ ये दिखा होगा कि pH का वैल्यू 0 से शुरू होता है और 14 तक स्टॉप हो जाता है, अर्थात 0 से छोटा नहीं हो सकता और 14 से बड़ा नहीं हो सकता। मगर यह अवधारणा गलत है, 0 से भी छोटा होता है जब मोलरिटी जो है 1 से हट कर क्या हो जाए, 2, 3 इस प्रकार की चीजें हो जाए। जैसे 1 मोलर H2SO4 का भी 0 होगा, मगर 2 मोलर H2SO4 का कितना हो जाएगा, -0.75 या -1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक जानकारी थी कि pH का वैल्यू निगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी प्रकार pH का वैल्यू 14 से ज्यादा कब होगा, जैसे देखिए 1 मोलर NaOH का pH जो
रहता है, ये pH जो होता है वो कितना है 14 है, मगर जब इसी को 2 मोलर NaOH की आप बात करोगे तो pH का वैल्यू कितना आ जाता है 15 आ जाता है, अर्थात वो वैल्यू चेंज हो जाएगा फिर। तो ये इस प्रकार सी बातें हैं। अब हमें उस बात के ऊपर चर्चा करना है कि हम pH वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या अवधारणा होनी चाहिए pH वैल्यू कैलकुलेट करने को लेकर, क्योंकि pH कैलकुलेट करने को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम पे। तो सिंपल है, कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और उनके आधार पर pH की हम गणना करते हैं। और जब pH की हम गणना करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, पहला एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, N/1000 HCl का pH वैल्यू क्या करो कैलकुलेट करो। N/1000 है तो अर्थात यह है कि N जो है नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपॉन 1000 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन का क्या है कंसंट्रेशन है। N/1000 का मतलब यह होता है कि नॉर्मलिटी में 1/1000 क्या है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन, चूंकि HCl की बात कर रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन है, तो 1/1000 हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन है। नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताया, तो यहां हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना हो गया 1/1000। 1/1000 का मतलब हो गया 10⁻³ आप देखेंगे 10⁻³ जो है वो 10⁻7 से क्या है बड़ा है, या 3 का वैल्यू जो है वो 7 से छोटा है। केवल 3 की बात करूंगा तो 7 से कंपेयर करूंगा, मगर 10⁻³ की बात करूंगा 10⁻7 से कंपेयर करूंगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो pH का वैल्यू जो है वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा -log H+। अब इस H+ में इस वैल्यू को पुटअप कर दो तो माइनस ये हो गया log H+ की जगह हम रख देंगे 10⁻3। 10⁻3 सामने आएगा तो -3 हो जाएगा इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और -3 कितना हो गया 3, तो pH का वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास में 3 आ गया। यह बहुत साधारण सी बात थी, बहुत सिंपल सी बात थी। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे जब N/10, N/100, N/1000 इस टाइप की चीजें हो और यहां HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 हो, इन टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, तो हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन से क्या करते हैं इस प्रकार के फॉर्मूले से बना लेते हैं। मगर यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता 10⁻8 मोलर HCl का pH वैल्यू ज्ञात करो, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है 10⁻8 है, हमें अब ऐसा दिखाई दे रहा है। मगर प्रैक्टिकली क्या होता है कि H+ का जो वैल्यू है वो 10⁻7 से छोटा नहीं हो सकता, और यहां पर कितने की बात कर रहे हैं 10⁻8 की। देखिए इसमें और इसमें अंतर यह है 10⁻3 आप उसको कंपेयर करो 10⁻7 से कि ये 3 का वैल्यू जो है वो 7 से क्या है छोटा है, एसिडिक होगा। मगर यहां यदि इसको आप 10⁻7 से कंपेयर करोगे तो ये 8 जो है वो 7 से क्या है बड़ा है। तो क्या किसी एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा हो सकता है, 8 हो सकता है क्या? नहीं, 8 तो बेसिक का होता है। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, जल में उपलब्ध हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, और ऐसे स्थिति का जो सॉल्यूशन होता है उसमें अब क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, pH का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः pH कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बातों का हाइड्रोजन आयन को ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो है HCl के वियोजन से प्राप्त, और दूसरा होता है जल के वियोजन से प्राप्त। दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है कि HCl के वियोजन से प्राप्त जो हाइड्रोजन आयन है
वो भी पीएच के लिए योगदान देगा, और इटसेल्फ जल के जो वियोजन से प्राप्त है वो भी किसके लिए योगदान देगा, हमारे पास में पीएच के लिए योगदान देगा। और इसके लिए जब इसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से आएगा कि जब HCl जब वियोजित होगा तो HCl वियोजित हो रहा है वो किस में वियोजित हो रहा है, H प्लस और Cl माइनस में, और जल जब वियोजित हो रहा है तब ये किस में हो रहा है, H3O प्लस और OH माइनस में, इस प्रकार से वियोजित हो रहा है। तो पहली स्थिति पर जब वो Kw का हम वैल्यू लेते हैं तो ये Kw के वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रहेगा हमारे पास में, जब वाटर की जब हम बात करते हैं तो पानी की स्थिति के लिए Kw का वैल्यू जो है H3O प्लस इंटू OH माइनस के बराबर होगा, जो कि 10 टू द पावर क्या होगा, -14। तो मान लेते हैं X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में, OH माइनस के कंसंट्रेशन को या H3O के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एसिड मिलाने के पश्चात। तो ये हमने क्या ले लिया, इसको X ले लिया, या हम ऐसे ले रहे हैं कि X जो है वो किसको रिप्रेजेंट किया, OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एसिड मिलाने के बाद में क्या रहेगा, 10 टू द पावर -8 पहले से है, और X जो है H3O का कंसंट्रेशन है, तो 10 टू द पावर -8 प्लस कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। ये किसके लिए है, देखिए बात को ध्यान देंगे, ये कब की स्थिति थी, उदासीन अवस्था में जब पानी दो भागों में टूटा था तो OH का कंसंट्रेशन कितने के बराबर है, X, क्योंकि हमें नहीं पता वो एसिड मिलाने के बाद में -7 रहेगा करके। मगर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है एसिड मिलाने के बाद, एसिड में हाइड्रोजन आयन कितना है, 10 टू द पावर -8 है, और पहले से कितना हाइड्रोजन आयन था उसके पास में, X था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। इसको बताने का तात्पर्य सिंपल सा है कि जब कभी भी pH आपको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि इस प्रकार की राशि में 10 टू द पावर में माइनस में ये जो राशि है ये 7 से छोटा हो तब तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर 7 से बड़ा हो तो हमें इस फॉर्मूले को क्या है, यूज करना पड़ेगा। तो इस स्थिति पर Kw का जो वैल्यू होता है वो Kw का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो गया, देयरफॉर Kw इज इक्वल टू H3O का कंसंट्रेशन इंटू OH के कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। Kw का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू H3O का कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -8 प्लस X, और OH का कंसंट्रेशन है हमारे पास X। ये सिंपल सा है। जब ये वियोजित हुआ और जब जल वियोजित हुआ तो दोनों ही स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं, X किसे रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बताता है उदासीन अवस्था में, सॉरी उदासीन नहीं, किस अवस्था में, जब HCl उसमें डिसॉल्व कर दिया गया। तो OH यदि X के कंसंट्रेशन को बता रहा है तो HCl मिलाने के बाद हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है HCl में मौजूद हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन प्लस X, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। ये दोनों आपस में मिले तो ये फॉर्मूले पर हमने रख दिया, और इस फॉर्मूले को आप क्या कर लो, सॉल्व करोगे। 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8x प्लस क्या हो जाएगा, x², और हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस 10 टू द पावर -8x माइनस 10 टू द पावर -14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। जब इस इक्वेशन को आप लॉग लगाकर सॉल्व करते हो, ये इक्वेशन को जब आप लॉग लगाकर सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है अपने को 7.92। इस प्रकार से ये वैल्यू आया। x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था मेनली। तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कैसे निकालेंगे, 14 में से 7.92 को माइनस कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा, 6.98। इस तरीके से ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में वर्ष 2016 पर। तो ऐसे प्रश्न में हमें सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि एसिड के लिए पीएच निकालना है, और जो दिया हुआ चीज है उसको ध्यान देंगे हम कि ये दिया हुआ चीज
ये 10 टू द पावर माइनस जो है, जैसे यहाँ -3 था तो 3 जो है 7 से छोटा था तो डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल दिया, मगर यहाँ 8 की बात किया है जो कि 7 से बड़ा है तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हमें उसे इस फॉर्मूले पर क्या है पुटअप करना होगा और पुटअप करके हम निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब पुटअप करके निकालेंगे तो चूंकि ऐसे प्रश्न के लिए लॉग टेबल का देना अनिवार्य है, पता नहीं कैसे उस वक्त उस साल में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पर बिना कोई एक्स्ट्रा डेटा दिए सीधा सीधा पीएच की गणना करने के लिए वहां दे दिया गया था। तो वहां पीएच का वैल्यू जो है वो लगभग कितना आ रहा है, 7 के आसपास आ रहा है, अर्थात 6.98 आ रहा है। बहुत से लोगों ने उसमें पीएच के वैल्यू को आंसर 8 लगा दिया था, कई लोगों ने 14 में से 8 को घटाकर 6 लगा दिया था, जो कि अपने आप में ही गलत था। ये एग्जैक्ट सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है क्लास 11th का। तो ऐसे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास पीएच जो स्केल था वो तो हमने देखा, ये पीएच जो पेपर है अब इसकी बात करते हैं हम। पीएच पेपर क्या होता है? जैसे लिटमस पेपर होता है उसी प्रकार से पीएच पेपर है। लिटमस पेपर एसिड और बेस को केवल लाल और नीला में परिवर्तन करके रिप्रेजेंट करता है, मगर पीएच पेपर जो है वो लाल और नीला के अलावा अन्य रंगों में भी परिवर्तित होता है और उस रंग के आधार पर हम उसको पीएच स्केल से कंपेयर करके उसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं या उसके स्ट्रेंथ को ज्ञात करते हैं या उसके ताकत को हम ज्ञात करते हैं कि उसकी ताकत कितनी होगी, इस प्रकार से। जब पीएच पेपर की हम बात करते हैं तो पीएच पेपर में क्या होता है? पीएच पेपर एक ऐसा पेपर है जो बिल्कुल इस तरीके से है, बीच में ये 7 है, ये इधर आपका 14 तक गया और ये वैल्यू जो है 0 तक है, ये वैल्यू 3.5 और इसका ठीक एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू हमने ले लिया 10.5। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस हुआ और ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, इस तरीके से। अब देखें ये जो पेपर जो होता है उसके लिए कलर का स्ट्रिप चार्ट रहता है इस तरीके से, ये कलर चार्ट। ये कलर चार्ट में बहुत सारे इस प्रकार से कलर के क्या बने रहते हैं, स्ट्रिप्स बने होते हैं। ये जो बहुत सारे जो कलर के स्ट्रिप्स बने होते हैं वो कलर के स्ट्रिप्स इस प्रकार से हैं। ये जो होता है ये बिल्कुल रेड कलर का रहता है, इधर जो है वो बिल्कुल कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का, और 7 का जो पॉइंट रहता है ये एग्जैक्ट कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर है। रेड से जब इधर जाएंगे तो रेड से बीच में ऑरेंज कलर आएगा, ऑरेंज से बीच में फिर येलो टाइप का कलर आएगा, येलो से फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ हो गया, ये ग्रीन तक चला गया। ग्रीन के बाद फिर ये इसमें आते जाएगा, वायलेट कलर आते जाएगा, ये प्योर वायलेट हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया, वो ब्लू कलर तक चला गया। तो पीएच पेपर जो है वो लिटमस पेपर से भिन्न कैसे है? लिटमस पेपर को हमने लिया और उसको एसिड या बेस में हमने डुबाया। मान लेते हैं लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड में डुबाइए चाहे वीक एसिड में डुबाइए वो रेड कलर ही होगा, मगर उससे हमको यह नहीं पता चलेगा कि कोई एसिड जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, तो हमें धोखा हो सकता है। स्ट्रांग एसिड बहुत तेजी से जलाएगा, बहुत तेजी से बर्न करता है, वीक एसिड जो है वो उतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता। तो हमें किसी सॉल्यूशन के सिर्फ एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी को जांच करना हो तो लिटमस पेपर है, मगर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके स्ट्रांगनेस या वीकनेस को जांच करना हो तो उसके लिए पीएच पेपर है। इसीलिए पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल अर्थात एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताने के अलावा, एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, इनको बताने के अलावा ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रांगनेस और वीकनेस को भी बताता है। तो जिस पीएच पेपर को हमने सॉल्यूशन में डुबाया, सॉल्यूशन में डुबाने के पश्चात जो भी कलर आया उस कलर को हम इन कलर बॉक्स से क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। कलर बॉक्स से मैच करके उसके आधार पर उसका नंबर को डिसाइड कर लिया जाता है और नंबर से पता चल जाता है कि वो स्ट्रांग है या वीक है। 3.5 से छोटा होगा तो स्ट्रांग है, 3.5 से 7 के बीच है तो वीक रहेगा। इसी प्रकार बेस के लिए भी है। तो पीएच पेपर को यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है
जैसे मान लो क्वेश्चन कभी पूछ दिया गया कि व्हाई पीएच पेपर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको ऐसा बोल दिया गया कि इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है, इसके दो कारण हैं। पहला है ये एसिडिक ऑब्लिक बेसिक कैरेक्टर बताता है, प्लस स्ट्रेंथ भी बताता है। ये दोनों चीजों को बताने के कारण यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। तो ये पीएच पेपर के बारे में हुआ। अब एक और चीज है आपको जो ध्यान रखना है, जो सामान्यतः पीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विभिन्न पदार्थ एवं उनके पीएच मान के बारे में, कि अलग अलग प्रकार के क्या क्या पदार्थ होते हैं और उन सभी पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। तो ये जो अलग अलग पदार्थ है और जो पीएच मान है, इस वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के रूप में अटैच कर दिया जाएगा आपके सामने। अब एक छोटे सा और चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक होता है CO2। तो CO2 की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो उसके कारण पीएच का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसी भी सॉल्यूशन पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब घुलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? खुद में एसिडिक है, तो इसलिए विलयन में जब घुलेगा तो उस विलयन को भी वो क्या करेगा? अम्लीय बना देगा, एसिडिक बना देगा। इसलिए पीएच का वैल्यू जो है, सॉरी मुझे ऐसा लिखना था, पीएच का वैल्यू कम होता है, ये लिखना था। अम्लीयता बढ़ती है मगर पीएच का वैल्यू क्या होगा? घटते जाएगा, क्योंकि पीएच का मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय है कोई चीजें। ये पहला चीज था। दूसरा जो चीज है, तापमान की बात करते हैं। तो तापमान का बढ़ना या तापमान का घटना, ये पीएच पर क्या करता है? कोई असर नहीं डालता, कोई असर नहीं डालता या कोई प्रभाव नहीं डालता। तापमान चाहे बढ़े या तापमान घटे, पीएच के मान में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी मिक्स करने पर क्या होगा? पीएच का मान बढ़ भी सकता है और पीएच का मान घट भी सकता है। यह डिपेंड करता है इंप्यूरिटी के टाइप्स पर, इंप्यूरिटी की प्रकृति कैसी है उस पर। इंप्यूरिटी यदि मेटालिक है तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, और इंप्यूरिटी यदि नॉन मेटालिक है तो पीएच का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो ये क्या है? पीएच का वैल्यू बढ़ेगा कब? जब इंप्यूरिटी आपका क्या रहेगा? मेटालिक होगा। और इसका वैल्यू घटेगा कब? जब ये वैल्यू क्या रहेगा? नॉन मेटालिक होगा। ये देखिए, मेटालिक मतलब क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, इस टाइप के जब इंप्यूरिटी जब मिलेंगे तब पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, अर्थात तो उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आएगा। और नॉन मेटालिक मतलब कि क्या है? कि जैसे उसमें कार्बन मिक्स हो रहा है, सल्फर, फास्फोरस, इन टाइप की चीजें जब मिक्स होंगे तब पीएच, तब वो अम्लीय होगा। अम्लीय होने की स्थिति में पीएच का वैल्यू क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। इसके बाद चौथा जो चीज है, ये महत्वपूर्ण है, हाइड्रोजन और अणु, हाइड्रोजन और एटम का जो बॉन्ड है, इसकी प्रवृत्ति। और दूसरा है हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड की प्रवृत्ति और हाइड्रोजन एटम की पोलराइजेशन की प्रवृत्ति। ये दोनों चीजें भी डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु के साथ में जब बॉन्ड बनता है तो उसके आधार पर पीएच पर क्या असर पड़ेगा, और हाइड्रोजन और परमाणु का जब पोलराइजेशन है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस बात को ध्यान देना है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, यदि आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान देंगे, पीरियोडिक टेबल जब आपके सामने मौजूद होगा तो आप उसे इस प्रकार से देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को लेकर, कि पीरियोडिक टेबल पर जैसे देखिए सेकेंड पीरियड की मैं बात करता हूं और इधर एक नीचे ग्रुप की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा स्थिति मैंने ले लिया, ये फ्लोरीन वाली स्थिति है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या है? आयोडीन। और फ्लोरीन के ठीक पहले क्या रहता है हमारे पास में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में होता है। और ऊपर से नीचे आने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब आप देखें इन सब के साथ में एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो कैसे रहेगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो CH4 के रूप में है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो बनता है वो NH3 के रूप में है। ऑक्सीजन के साथ जो है वो H2O के रूप में है। और फ्लोरीन के रूप में जब बनता है तो वो HF के रूप में है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि जब कार्बन से फ्लोरीन की ओर जाते हैं इस तरीके से तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। अर्थात फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन को अपने आप से रिलीज करके निगेटिव आयन बनाना चाहेगा। फिर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को रिलीज करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाने की कोशिश करेगा। NH3 जो है हाइड्रोजन रिलीज करके NH2 आयन बनाने की कोशिश करेगा। और उसी प्रकार से CH4 है। तो ये सब के सब हाइड्रोजन देने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कौन दे रहा है, HF। उसके बाद कौन दे रहा है, ऑक्सीजन वाला। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन वाला। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन को अपने आप से बाहर निकाल देगा। तो HF की एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, फिर H2O की है, फिर NH3 की है और लास्ट में किसका है, CH4 का है। तो किसी ग्रुप में या किसी पीरियोडिक टेबल में, किसी भी पीरियोडिक टेबल में, किसी पीरियड में या आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाती है। इस बात को ध्यान देना है। देयरफॉर इस हाइड्रोजन फ्लोराइड मोर एसिडिक है किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। और वाटर ज्यादा एसिडिक है किसकी तुलना में, NH3 की तुलना में। और NH3 ज्यादा एसिडिक है किसकी तुलना में, CH4 की तुलना में। इसी प्रकार जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, इन सबके आकृति, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसका आकार छोटा है मगर HCl का आकार बड़ा हुआ। HBr इसकी आकृति और बड़ी हुई और हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी आकृति और बड़ी हुई। इन सभी स्थिति में देखते जाओ कौन जो है कितने आसानी से हाइड्रोजन को अपने से क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। तो जिसका आकार बड़ा होगा वहां से हाइड्रोजन बहुत आसानी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन जितना आसानी से बाहर निकलेगा अर्थात वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है, उतना ही उसका एसिड का स्ट्रेंथ मोर है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ जिसकी आकृति बड़ी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियस से ज्यादा नहीं बंधा रहेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं HI का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे, HBr से। और ये ज्यादा है किससे, HCl से। और ये भी ज्यादा है किससे, HF से। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है। और इन दो टेबल के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था ACF 2017 पर, इन दोनों टेबल को लेकर सही और गलत पूछा गया था। ऐसे ऐसे थे क्वेश्चन, CH4 NH3 से ज्यादा अम्लीय है, HF HCl से ज्यादा अम्लीय है, HBr HI से ज्यादा अम्लीय है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए थे, मतलब ये ऑप्शंस थे उसके। और इन ऑप्शंस को आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे, क्वेश्चन पेपर को ओपन करके इस टेबल के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आया हुआ था हमारे पास में ACF 2017 पर। कोई भी सेट आपके पास मौजूद हो, विज्ञान के सेक्शन जब ओपन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। उन्हीं में से कोई एक प्रश्न में यहां पर आपको ये मिल जाएगा, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न। अम्लीयता के श्रेणी से संबंधित था, कूट आधारित क्वेश्चन दिया था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसके आधार पर। तो ये इस प्रकार से ये pH का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने है। आप इसको एक बार पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, फिर आप नोट्स को पढ़िए, जरूरत पड़ा तो आप एक बार बुक को भी देख लीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि नोट्स ही 100% सफिशिएंट है, कोई भी मटेरियल 100% सफिशिएंट नहीं होता है, मगर इतना सफिशिएंट होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसमें। तो आप इसको देखते हुए चले कि ये pH का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ कंप्लीट हुआ। और विभिन्न पदार्थों के pH आप GS में भी पढ़ते होंगे, प्लस इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में एज ए PDF के रूप में वो अटैच हो जाएगा, तो आप उसे देखकर नोट डाउन भी कर लेंगे। यहाँ पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं pH, ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे और उन टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।